इन्हीं प्राचीन ग्रंथों से लेकर और ये किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जो कहानी है वो विद्यमान है। इसको कथा साहित्य को, कहानी साहित्य को क्या है, उपन्यास कहने का एक चलन था, इसीलिए इसको उपन्यास कहा गया है। तो यहाँ पर धन की जो लालसा है इस कहानी में, ये भी हम देख सकते हैं कि इस धन की लालसा में जो कि यहाँ पर किस तरह से वो जुल्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी फर्स्ट ईयर बीबीए के हैं, फर्स्ट सेम बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए कहानी कुंज है, उसके अंतर्गत जो यूनिट 1 है, जो कहानी का विकास क्रम है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। इसके संपादक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र पोवर है। तो हम अब जो कहानी का किस प्रकार विकास हुआ इसके बारे में जानेंगे। कहानी बोलने सुनने का जो है, बोलते सुनते जो है वो बहुत पुरातन काल से ही, जब मनुष्य की सृष्टि हुई, जैसे जैसे मनुष्य अपने जीवन में जो भी उसकी घटना घटी या उसके जीवन का कोई इतिहास हो, यही क्या है कहानी के रूप में, मौखिक रूप में क्या है मनुष्य के साथ ही चला आ रहा है। कहानी का जो क्या है, कहानी कहना और सुनना जो है वह अब का नहीं बल्कि बहुत ही पुराना है, जबकि मनुष्य से ये सीधा संबंध रखता है। जो भी इतिहास की घटना घटी हो या जो भी उस मनुष्य के साथ जो भी घटना घटी हो, वही क्या है कहानी का रूप लेते हुए एक क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए आई हुई है, आज भी चली आ रही है। यही कहानी है। जो कहानी है, कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है। विश्व के प्राय सभी देशों के उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में कहानी किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। जो कहानी है वो सिर्फ क्या है, पहले तो ये सुनने और सुनाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही पुरानी है। विश्व के प्राय सभी देशों में किसी ना किसी रूप में कहानी उपलब्ध है। सभी देशों में कहानी कहना और सुनना चला ही आ रहा है और इन्हीं प्राचीन ग्रंथों से लेकर और ये किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। जो कहानी है वो विद्यमान है। भारतीय साहित्य में वैदिक साहित्य से लेकर पौराणों, उपनिषदों, जातक कथाओं, यानी यहाँ जो पौराणिक उपनिषद है, जो उपनिषद है, जो वेद है, जो क्या है, इसमें भी कहानी विद्यमान है। और जातक कथाओं में, यानी जातक कथाएं उसे कहते हैं जो यानी बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ है उसकी कथाओं को जो है जातक कथा कहते हैं। तो और क्या है, इसमें भी कहानी उपलब्ध है। और पंचतंत्र आदि में कहानी के पुराने स्वरूप को देखा जा सकता है। इन सब में जो कहानी का पुराना स्वरूप है उसको हम देख सकते हैं। इन कहानियों में या तो उपदेश देने का भाव है या धार्मिक सिद्धांतों का रोचक स्पष्टीकरण है। इन कहानियों में क्या है, यहाँ पर उपदेश देने का या तो जो है साहित्य का रोचक ढंग से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो क्या है साहित्य है, जो भी धार्मिक सिद्धांत है, जो भी साहित्य है, इसको रोचक ढंग से हमें इसमें देखने को मिलता है। ये कहानियां आधुनिक अर्थ में कहानी नहीं कही जा सकती। आज कहानी का अर्थ है जिंदगी के एक हिस्से से अंतरंग पहचान जताना। तो यहाँ क्या है, आज कहानी का अर्थ जो है जीवन के एक अंतरंग की पहचान, यानी जीवन के एक हिस्से से जो अंतरंग की पहचान यानी पहचान जताना ही आज कहानी का अर्थ है। इस अर्थ में कहानी 19वीं शती की चीज है। तो कहानी जो है 19वीं शती से चली आ रही है।
19वीं शती की एक वस्तु है, एक चीज है। और भारत में इसका जन्म 19वीं शती के अंतिम चरण में हुआ है। और भारत में जो कहानी कही जाती है वो क्या है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में है, इसे माना जाता है, अंतिम चरण से है। और यहाँ पर देखिए हिंदी की पहली कहानी, जो हिंदी की पहली कहानी है, इसमें बहुत ज्यादा ही मतभेद है। ये क्या है, इसमें कहना पहली कहानी यही है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए, इस प्रश्न पर विद्वानों में जबरदस्त मतभेद है। विद्वान जो है इसमें जबरदस्त मतभेद है कि कहानी जो हिंदी की पहली कहानी है वो किसे कहा जाए, इसमें जबरदस्त मतभेद है। तो वास्तव में इसका निर्णय करना आसान नहीं है, वास्तव में इसका निर्णय करना इतना आसान नहीं है। और लगभग 1 दर्जन कहानियां इस यश की दावेदार है। 12 कहानियां इसके दावेदार है कि कौन सी कहानी हिंदी की प्रथम कहनी चाहिए, इसके दावेदार है 1 दर्जन कहानियां। कहानी नाम से प्राप्त होने वाली प्रथम रचना, कहानी के नाम से जो पहली कहानी, प्रथम रचना जो है वो है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी जो कि ईशा अल्लाह खान ने लिखी है। ये जो कि 1803 के आसपास लिखी मानी जाती है। 1803 जो है इसके आसपास इस कहानी को लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने इसे हिंदी की पहली कहानी कहा है। पर इस आधुनिक, देखिए यहाँ पर क्या है, रानी केतकी की कहानी को जो है वो डॉक्टर रामरतन भटनागर ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। इस आधुनिक कहानी नहीं मान सकते, पर इसे जो है आधुनिक कहानी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें जिस प्रकार की संयोग मिलते हैं जो आधुनिक कहानी में ग्राम्य नहीं है। इसमें जो संयोग मिलते हैं वो आधुनिक कहानी के जो लक्षण है वो नहीं है, वो इसे ग्रहण नहीं कर सकते, ग्राम्य यानी ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये टिप्पणी सार्थक है। यह नई परंपरा की प्रारंभिक कहानी नहीं है, बल्कि मुसलमान प्रभावपन परंपरा की अंतिम कहानी है। तो यहाँ पर जो क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि ये जो है आधुनिक परंपरा की ये नई कहानी नहीं है, परंपरा की जो प्रारंभिक जो कहानी नहीं है, बल्कि इसमें मुसलमान जो है उनके प्रभावपन परंपरा, जो उनके प्रभावपन परंपरा की जो अंतिम कहानी है वो है, परंपरा की अंतिम कहानी है। इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय जो 1887 की हिंदी की पहली कहानी है। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार जो है किशोरीलाल गोस्वामी जिन्होंने क्या है प्रणयिनी परिणय जो लिखी है, जो कि 1800 यहाँ पर 1887 में जो लिखी है, इसको पहली कहानी कहते हैं। स्वयं लेखक ने इसे उपन्यास कहा है, लेकिन स्वयं जो कहानीकार है इसे उपन्यास कहते हैं, क्योंकि इसका कारण यह बताया गया है कि सन 1900 तक कथा साहित्य को उपन्यास कहने का चलन था, क्योंकि 19वीं शती तक इसको कथा साहित्य को, कहानी साहित्य को क्या है उपन्यास कहने का एक चलन था, इसीलिए इसको उपन्यास कहा गया है। जमींदार का दृष्टांत ईसाई धर्म प्रचार के लिए लिखी गई कहानी है। संपादक ने शिलापंक में सन 1871 में 1871 में प्रकाशित इस कहानी को अब तक प्राप्त हिंदी कहानियों में प्राचीनतम
ठहराया है। तो यहाँ पर जो है ये भी कहानी जो है 19वीं तक कथा साहित्य को उपन्यास ही कहा जाता था, इसलिए स्वयं कहानीकार ने इसको उपन्यास कहा है। लेकिन इसमें जो है जमींदारों का जो जुल्म था किसानों वो, और जो है ये जो है ईसाई धर्म के प्रसार के लिए, प्रचार के लिए लिखी गई कहानी है। तो संपादक ने शिलापंख में सन 1871 में प्रकाशित इस कहानी को अब तक प्राप्त हिंदी की कहानी में प्राचीनतम कहा है। तो अब तक जितनी कहानियां मिले हैं इसमें बहुत पुरानी कहानी ये है, इसको इन्होंने कहा है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने किशोरी लाल की लिखी गोस्वामी कृत इंदुमती को ही पहली कहानी मानने पर जोर दिया है। जो क्या है गोस्वामी कृत, गोस्वामी ने जो लिखा है इंदुमती, इसको ही हिंदी की पहली कहानी कहने पर जोर दिया है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने किशोरी लाल की लिखी गोस्वामी कृत इंदुमती को, गोस्वामी कृत इंदुमती को ही हिंदी की पहली कहानी कहा है, इस पर जोर दिया है। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की दृष्टि में रामचंद्र शुक्ला की 11 वर्ष का समय जो 1903 में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे आधुनिकता के लक्षण से युक्त माना है। तो यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की दृष्टि में रामचंद्र शुक्ला की 11 वर्ष का समय जो 1903 में लिखी गई थी वो, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे आधुनिकता के लक्षण से युक्त माना है। आधुनिकता के जो लक्षण हैं इसमें पाए जाते हैं, इसको इन्होंने माना है। देवी प्रसाद वर्मा, ओमकार शरद और देवेश ठाकुर आदि ने माधवराव कृत एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, इसी को हिंदी की प्रथम कहानी मानी है। तो इसको प्रथम कहानी इन्होंने कहा है, जो कि 1901 को प्रथम कहानी का श्रेय दिया है। 1901 में इसे हिंदी की प्रथम कहानी कहकर श्रेय दिया है। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने बंग महिला की दुलाई वाली सन 1907 को यथार्थवादी चित्रण की सर्वप्रथम रचना माना है। तो यहाँ पर श्री कृष्णलाल ने जो है कि यहाँ पर सन 1907 में जो लिखी गई है बंगा महिला की दुलाई वाली, इसको क्या है यथार्थ चित्रण की सर्वप्रथम रचना मानी है। प्रोफेसर वासुदेव इंदु ने प्रकाशित ग्राम जो 1911 को लिखी गई थी, इसको हिंदी की कहानी का गौरव प्रदान किया है। शिवदान सिंह के द्वारा प्रसाद और प्रेमचंद से ही मानी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वासुदेव जो है हिंदू में प्रकाशित ग्राम जो 1911 में लिखी गई थी, इसको पहली कहानी का गौरव जो है मिला है, जो प्रदान करते हैं। लेकिन शिवदान सिंह के द्वारा प्रसाद और प्रेमचंद जब लिख रहे थे, वहां से हिंदी की पहली कहानी है ये वे कहते हैं। तो राजेंद्र यादव के अनुसार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो सन 1016 की उसने कहा था, और उसी से आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ मानना चाहिए। तो यहाँ पर राजेंद्र यादव के अनुसार जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिन्होंने क्या है 1016 में जो लिखा था, यानी 1016 में जो इन्होंने लिखा था, उसने कहा था कहानी जो लिखा था, इसी को हिंदी की प्रथम कहानी, आधुनिक हिंदी की प्रथम कहानी क्या है इन्हीं कहानी मानना चाहिए, इस पर जोर दिया है और कहा है कि कहानी का प्रारंभ यहीं से हुआ, इसे मानना चाहिए, इस तरह से वो कहते हैं। वास्तव में हिंदी कहानी के जन्म को सन 1900 के बाद खींचना या सन 1916 में मानना ये एक तरह की ज्यादती है। पहली हिंदी कहानी सन 1900 से पूर्व लिखी जा चुकी थी। अब यह
निर्णय करना कठिन है। तो वास्तव में जो क्या है, हिंदी कहानी का जन्म जो है सन 1900 के बाद है, ये कहना क्या है, इसको कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को ही मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि हिंदी कहानियों का जो विकास है, यानी जो चरण है, कितने चरणों में हिंदी कहानियों का जो विकास है उसे बांटा गया है, अब उसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हिंदी कहानी की लगभग 100 वर्षों की प्रगति को निम्नलिखित 4 चरणों में यानी विभाजित किया जा सकता है। जो 100 वर्ष की प्रगति है हिंदी कहानियों में, उसे 4 भागों में बांटा गया है, किया जा सकता है, इसे बांटा गया है। एक है प्रथम चरण सन 1870 से 1915 तक, द्वितीय चरण सन 1915 से 1935 तक, और तृतीय चरण 1935 से 1950 तक, और यानी चतुर्थ चरण जो है 1950 से आज तक। प्रथम चरण, हिंदी की प्रारंभिक कहानियों पर डॉक्टर रामदशा मिश्रा की यह पकड़ सही है कि इनमें यथार्थ यानी समर्थित आदर्श की व्यंजना कहीं कहीं कथन लक्ष्य रूप में विद्यमान है, और जमींदार का दुष्टांत और प्रणयिनी परिणय में परोपकार का प्रसंग है। एक टोकरी भर मिट्टी की अंतिम तान भी पराहित पर टूटी है। प्रथम चरण में जो हिंदी की प्रारंभिक कहानियां जो है उस पर डॉक्टर रामदशा मिश्रा की ये पकड़ सही है कि इसमें परोपकार की भावना है। जैसे कि एक मिट्टी क्या है, एक टोकरी मिट्टी में, और जमींदारी, और एक जो कहानी है प्रणयिनी परिणय, इनमें सब क्या है, जो क्या है पराहित की भावना है। पराहित की इसकी अंतिम तान जो है वो पराहित पर ही टूटती है। इस तरह से इनकी पकड़ है। तो जमींदार का दृष्टांत में महाजन किसानों की दुर्गति सुनकर सोचता है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, अतः मैं इनका कलनेरा क्यों ना दूर करूं, कलनेरा इनका क्यों दूर ना करूं। यहाँ पर जो इस कहानी में एक दुष्टांत जो है, उसका जुल्म जो है, उसको देखकर, किसानों के प्रति जो जुल्म है उसको देखकर, उसकी दुर्गति को देखकर, किसानों की दुर्गति को देखकर वो सोचता है कि एक महाजन कि मेरे पास तो इतना धन और संपत्ति है, तो अतः इनके ऊपर हो रहा है जुल्म को क्यों ना मैं दूर करूं। प्रणयिनी परिणय में राजा मार शास्त्री की सहायता करता है, तो इसमें राजा मार शास्त्री की ये सहायता करता है, तो यही क्या है, परोपकार की भावना ही इसमें है। तो इसका अंतिम तान यानी परोपकार परोहित पर टूटती है। इस कहानी में परोपकार वृत्ति के आदर्श के साथ राजा कर्मचारियों के धन लिपासा के यथार्थ की ओर भी संकेत किया गया है। ऐसी चपलता क्यों राज्य कर्मचारी ऐसे ऐसे भयंकर लालच से बच सकते हैं। तो यहाँ पर धन की जो लालचा इस कहानी में ये भी हम देख सकते हैं कि इस धन की लालसा में जो कि यहाँ पर किस तरह से वो जुल्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो ये भी इस कहानी में हम देख सकते हैं। फिर तब किया अनर्थ न्यून होने की संभावना हो सकती है। यदि इस समय में ना होता, इधर यानी न्यायाधीश अवश्य ही घूंस लेकर इसे छोड़ देते। 11 वर्ष का समय में प्रेम का आदर्श और निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त हुआ है। इस अदृष्ट प्रेम का कर्म और कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध है। इसकी उत्पत्ति केवल सदा राय और निस्वार्थ हृदय में हो सकती है। यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर देखिए, फिर तब तो अनर्थ न्यून्य यानी न्यून्य होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि संभावना हो सकती है। यदि इस समय में ना होता तो क्या है, इधर न्यायाधीश भी जो है रिश्वत लेकर घूंस लेकर यानी रिश्वत लेकर उसे छोड़ देता। इस कहानी की यहाँ पर चर्चा हो रही है इन कहानियों के बारे में। तो और फिर वो बताते हैं कि 11 वर्ष का समय में जो प्रेम का आदर्श
निम्नलिखित शब्दों में युक्त हुआ है इस अदृश्य प्रेम का, जो अदृश्य, जो आंखों से नहीं दे सकते, ऐसे प्रेम का कर्म और कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध है। तो इसकी उत्पत्ति केवल सदाराय और निस्वार्थ हृदय में ही हो सकता है। जिसके हृदय में धन की लालसा नहीं होती, किसी बात की लालसा नहीं होती, वही इसको कर सकता है। दूसरे चरण में हिंदी कहानी दो विशिष्ट दिशाओं में आगे बढ़ती है। दो दिशाओं में हिंदी की कहानी द्वितीय चरण में आगे बढ़ती है। पहली है, एक दिशा व्यक्ति हित और व्यक्ति सत्य, यानी भावात्मक अंकन की है, जिसके सर्व प्रमुख कहानीकार प्रसाद और राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास और चतुरसेन इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस परंपरा को ये आगे बढ़ाते हैं। तो हिंदी कहानी के विकास की दूसरी दिशा इसमें समिष्ट यथार्थ को आत्मसात करने की प्रेरणा है। प्रेमचंद के समकालीन लेखकों में सुदर्शन और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद की कथा दृष्टि को समर्थन देते दिखाई देते हैं। एक और तो दूसरे चरण को दो भागों में देख सकते हैं, दो भागों में बांटा गया है, दो दिशाओं में। ये एक तो व्यक्ति के सत्य और भावात्मक और क्या है, व्यक्ति के हित के बारे में। तो दूसरा जो है, कहानी का विकास दूसरी दिशा में समिष्टि यथार्थ को आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। तो ये जो है प्रेमचंद के समकालीन लेखकों में जो सुदर्शन है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद की कथा दृष्टि को समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं, कथाओं को समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं। तो तीसरा चरण है। तीसरा चरण की कहानियों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग व्यक्ति सत्य का उद्घाटन मनोवैज्ञानिक धारणाओं के संदर्भ में करने वाली कहानियों का है, और जिसका प्रतिनिधित्व जैनेन्द्र आग्नेय, इलाचंद्र जोशी और भगवती प्रसाद वाजपेयी और पहाड़ी आदि कहानीकार करते। तीसरे चरण को तो यहां पर देखिए, तीसरे चरण की कहानियों को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक व्यक्ति के जो व्यक्ति सत्य के बारे में, और व्यक्ति सत्य का जो उद्घाटन है उसके बारे में, और दूसरा मनोवैज्ञानिक धारणाओं के संदर्भ में, और जो है जिसका प्रतिनिधित्व जो है जैनेन्द्र आग्नेय, इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी और पहाड़ी आदि कहानीकार करते हैं। और दूसरे वर्ग की कहानियां समाज सापेक्ष प्रश्नों से क्या है संबंध, समाज में जो समाज के पक्ष से जो साप प्रश्न से संबंधित है। और इस वर्ग के प्रमुख कहानीकार जो है वो है यशपाल, राघोया राघव, भैरव प्रसाद गुप्ता, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र और अमृत राय। तीसरे वर्ग में कहानीकार आते हैं जो व्यक्ति सत्य और समिष्टि सत्य दोनों को सुविधि अनुसार अपनी कहानियों का आधार बनाते हैं। उनमें है आकाश और भगवती चरण वर्मा आदि कहानीकार इस वर्ग में आते हैं। तो इस तरह से तीसरे चरण को तीन भागों में बांटा गया है। चौथा चरण, इसके अंतर्गत जो है स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी आती है। स्वातंत्र के पश्चात जो हिंदी कहानी आती है उसको कहा गया है। इस अवधि में तीन पीढ़ियों की लिखी कहानियां आती है। इस अवधि में तीन पीढ़ियों की लिखी कहानियां आती है। एक और तो यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा जैसे पुरानी पीढ़ी के कहानीकार, एक और तो ये पुरानी पीढ़ी के कहानीकार आते हैं और सक्रिय रहे। दूसरी ओर आजादी मिलने के समय जो वयस्क हो रही पीढ़ी, जो बूढ़ी हो रही पीढ़ी के जो कहानीकार, उनमें से उषा प्रियामवदा, राजेंद्र यादव,
कमलेश्वर मनु भंडारी ईणु, रामदर्श मिश्रा, मोहन राकेश आदि आते हैं। इन्होंने खूब लिखा है 1960 के अंत में। फिर आती है युवा पीढ़ी के लेखक, जो कि युवा पीढ़ी लिखना शुरू करती है। तो यहाँ पर युवा पीढ़ी जो है वो आती है। इनमें स्वतंत्र भारत में आंखें खोली थी, यानी स्वतंत्रता भारत में आंखें खोली थी। इस पीढ़ी के रचनाकारों में ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया और कामता नाथ, इब्राहिम शरीफ, हिमांशु जोशी, महीप सिंह आदि प्रमुख हैं। तो नव पीढ़ी में ये सब कहानीकार प्रमुख है। 9वें-10वें शतक के कहानीकारों में सूर्यबाला चित्रा और मुदगल और नारायण सिंह और विवेकी राय, दिनेश पालीवाल और माधव नागदा और कमलेश भट्ट, कमल अवघश, प्रीति और संजीव शिवमूर्ति और प्रियांवदा आदि प्रमुख हैं। तो ये सब क्या है, प्रमुख है। इस तरह से हिंदी के जो यानी 100 साल से पुराना जो कि इतिहास है, 100 साल से पुराना जो इसका विकास होता आया है, उसको 4 चरणों में बांटा गया है। तो आज मैंने आपको कहानी के विकास क्रम के बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में के यानी किसी और पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।